बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ये लेक्चर है मोस्ट प्रोबेबली अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर पे हम यहाँ पे एंड कर देंगे। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई इशू होगा तो उसमें मैं अलग से कोई एडिशनल वीडियो बना भी दूँगा। लेकिन यहाँ पे जो अब तक हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को पढ़ा है, इसको समराइज़ करने की तरफ हम मूव करेंगे। और इन डेप्थ अगर किसी को कुछ चाहिए हो इन्फॉर्मेशन, तो उसको भी मैं अलग से कोई सेटअप बनाता हूँ या फिर जैसे भी हुआ उनको मैं अलग से गाइड कर दूंगा। लेकिन ये है कि जो आगे मूव करना चाहते हैं उनको आगे हम लेके चलते हैं। जिनके एंसिलरी कंसेप्ट थोड़े से वीक हैं उनको मैं अलग वीडियो बना के मैं उनमें शेयर भी कर दूंगा कि लेट्स सपोज जिसका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स के साथ है, स्टैटिस्टिक्स के साथ है या इकोनॉमिक्स के साथ है, ताकि वो भी ग्रिप कर लें अकाउंटिंग के जो और भी कंसेप्ट हैं। और ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन है, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। ये थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा और आपने इसको बड़े गौर से सुनना है। एक बात ये याद रख लें कि जो बात समझ में आ जाती है या तो वो सिंपल होती है या फिर बहुत सादा होती है। सादा होती है या सच होती है। मुश्किल और झूठी बात को याद करवाने के लिए या सच साबित करने के लिए काफ़ी उसको रिपीट करना पड़ता है। सेम भी केस इसका है। जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें कंफ्यूज होना स्टूडेंट के लिए नॉर्मल बात होती है। भले मैंने एमबीए के बच्चों को भी देखा है जो इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो कोई भी ये ना समझे कि ये मैंने चीज़ें पढ़ी हैं तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इनको स्किप कर देते हैं। इसमें से कम अज़ कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मैंने देखे हैं इनमें जो बिल्कुल काफ़ी रेलिवेंट थे, जिनमें से क्वेश्चन पास पेपर में आए थे। तो उनको मैं हाईलाइट भी दरमियान में कर दूंगा और उनको ज़रा आप कंसेप्चुलाइज भी कर देना। और फिनेंशियल स्टेटमेंट का फार्मूला यहाँ पे दिया गया है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमारे आइटम आ रहे होते हैं उनके साथ आपने ये जो ट्रांजैक्शंस हैं या जो आपके जनरल है उनको अटैच कैसे करना है, और आपको इन डेप्थ वो कंसेप्ट कैसे देते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट पे कैसे इम्पेक्ट कर रही होती है। तो स्टार्ट करते हैं। द बॉडी ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज, ये मेन चीज़ है जहाँ से हम मूव कर रहे हैं। और टूल्स ऑफ द रिकॉर्डिंग प्रोसेस, जो हम रिकॉर्ड करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो आपको डेबिट्स एंड क्रेडिट्स का पता होना चाहिए, जो कि हमने लास्ट लेसन में बड़ी डिटेल से पढ़ने की कोशिश की थी। रूल भी मैंने आपको बताए थे और वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई भी करेंगे। कुछ हम ट्रांजैक्शंस एग्जांपल के तौर पे भी इंक्लूडेड हैं, उनको आप ज़रा प्रैक्टिस अपने हिसाब से भी कर लेना और साथ में मैं उनको डिटेल से समझा भी दूंगा। डेबिट एंड क्रेडिट का आपको कंसेप्ट है, तो फिर उसके बाद आपने एनालाइज करना होता है जो ट्रांजैक्शन होती है। उसके बाद आपने जर्नल एंट्री पास करना होती है। जर्नल एंट्रीज से जो इंडिविजुअल के अकाउंट होते हैं फर्दर हम उनको लेजर के अंदर लेके जाते हैं, और लेजर अकाउंट्स जो बनते हैं वो अकाउंट वाइज होते हैं, जैसे एसेट, लायबिलिटीज़, एक्सपेंस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, जो जितने भी हैं। तो यहाँ तक आपको डेबिट और क्रेडिट का अच्छे से कंसेप्ट होना चाहिए। जर्नल एंट्री कैसे पास होती है और जर्नल एंट्री से जो ट्रांजैक्शन होती हैं हम उनको लेजर में कैसे लेके जाते हैं, और लेजर से उठा के हम ट्रायल बैलेंस में कैसे पुट करते हैं, ये हम इसी लेसन में ही सीखेंगे। फर्स्ट, हाउ लेट अस लुक एट द अकाउंटिंग साइकिल। यानी कि ये भी एक साइकिल है, एक प्रोसेस है अकाउंटिंग का, जो स्टेप्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, जो आपको याद भी होने चाहिए। इसमें से आपका जो सबसे जो ही ट्रांजैक्शन होती है या जो आपके पास वोचर वगैरह होता है, उसको आपने एनालाइज करना होता है। उसको आपने एक ट्रांजैक्शन फर्ज किया होती है तो उसमें 1 से 2 से 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, और हर एक ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री होती है, यानी कि कम से कम डबल इम्पैक्ट होता है उसका। एक डेबिट का इम्पैक्ट होता है, एक क्रेडिट पे होता है। जब आप एनालाइज कर लेते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के, उसके बाद आप उसको जनरलाइज ट्रांजैक्शन इन दी जनरल लेजर, तो आपने जनरल लेजर में उसको एंट्री करना होती है। जब एंट्री कर लेते हैं, जब एंट्रियाँ आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, आपका पीरियड ओवर हो जाता है, तो फिर आपने
उनको उठा के लेजर में लेके जाना होता है, जो कि अकाउंट वाइज होते हैं। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल होती है, यहाँ पे उनकी कोई सीक्वेंस नहीं होती। जो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन अकर होती है, जो जो कस्टमर आते रहते हैं, जो आपकी बिज़नेस की ट्रांजैक्शन होती हैं, आप रिकॉर्ड करते जाते हैं, वो जनरल में होती हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा उनको क्लासीफाई करना होता है। जैसे हमने कहा था ना, बिज़नेस में सबसे पहले आपने एनालाइज करना होता है उसके बाद आपने रिकॉर्ड करना होता है, उसके बाद आपने क्लासीफाई करना होता है। तो ये जो क्लासीफाई है, ये लेजर में आपने क्लासीफाई करना होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमने समराइज़ करना होता है, तो समराइज़ हम ट्रायल बैलेंस में करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से अगर समझाऊँ, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, सबसे पहले एनालाइज करना, सबसे पहले यहाँ पे एनालाइज आपने करना होता है, उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, उसके बाद उसको क्लासीफाई करना होता है, उसके बाद आपने उसकी समरी बनानी होती है। समरी के बाद आपने जो रिजल्ट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो आगे प्रोड्यूस करने होते हैं और उनको इंटरप्रेट करना होता है। तो ये आपका जो अकाउंटिंग साइकिल था, ये इसी प्रोसेस से, इसी डेफिनेशन से डेफिनेशन पे टोटली अप्लाई होता है, फिट होता है। तो आपने ये प्रोसेस को याद कर लेना है। और यहाँ पे देखें लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है, प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो आपने रिजल्ट्स समरी बनाते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं, या जो आप उनको पुट करते हैं, तो ये भी यहाँ पे उसका आ गया। ये पूरा साइकिल हो जाता है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट से लेके आपने सारे के सारी यहाँ पे ट्रांजैक्शन उसकी करते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट तक लेके। लेट अस स्टार्ट विद द जनरल लेजर अकाउंट। अब लेजर की अगर बात करें, तो जो हमारी यहाँ पढ़ते हैं, ए लेजर अकाउंट इज़ अ टूल यूज्ड फॉर क्लासीफाइंग। यहाँ पे ये क्या है, एक टूल है यूज्ड फॉर क्लासीफाइंग। जो आपकी जनरल एंट्रीज में कुछ चीज़ें होती थी, उसको हमने क्लासीफाई फर्दर करते थे लेजर की तरफ लेके। और समराइज क्या है, ट्रायल बैलेंस की तरफ जब लेके जाते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट इंक्रीजेज डिक्रीजेज एंड बैलेंसेज ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट आइटम। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम यहाँ से हमें ट्रायल बैलेंस से मिलते हैं। तो ये सारी की सारी जो आपकी हैं, इसी पे ही डेफिनेशन भी अप्लाई होती है। और आपके जो लेजर्स होते हैं, वो आपके पास मेन मटेरियल होता है, जहाँ से आपने क्लासीफाई करके आगे इनको लेके चलना होता है। इसको क्या कहता है, एंड थिंक इट एज ए स्टोरेज कंटेनर लाइक ए बकेट। जैसे आपके पास बाल्टी होती है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें डाल दें और बाद में उसको अलग अलग करना पड़े कि आपके पास इसमें क्या क्या चीज़ें थी। जैसे आप किसी सुपर स्टोर पे जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो एक आपके पास वो बकेट टाइप होती है, वो आप बास्केट टाइप, उसमें आप सारी चीज़ें पुट करते रहते हैं और जाके आप रख देते हैं। लेकिन होती तो मिक्स हैं, लेकिन आपके पास वो सारी की सारी इकट्ठी डाल देते हैं, जो जो आपने उस जगह पे ट्रांजैक्शन सारी इकट्ठी करते हैं। तो इसी तरीके से जनरल भी होता है। और यहाँ से फिर जब हम अकाउंट सेपरेट बनाते हैं, तो लेजर में जाकर बनाते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, जनरल लेजर वाज नॉट ए सिविल वार हीरो। तो डरने की बात नहीं है, ये कोई हीरो नहीं था जिससे आप डर के बैठ जाएं कि ये तो हमें बिल्कुल जो है कंट्रोल में नहीं होगा। कुछ भी नहीं है, सारी सादा चीज़ें हैं। सिर्फ आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम कर रहे होते हैं, उनको हमने सिर्फ एक करीब से देख के समझना होता है। आगे लेजर की थोड़ी सी डिटेल है। द टूल जनरल लेजर अकाउंट फॉर्मेट्स, इनके दो फॉर्मेट्स होते हैं। पहला कौन सा है, यहाँ पे 3 अमाउंट कॉलम फॉर्मेट डेबिट। इसमें क्या क्या होता है, नंबर 1 डेबिट होता है, नंबर 2 क्रेडिट होता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस होता है, सॉरी बैलेंस होता है, जो हम इन दोनों को बैलेंस आउट कर रहे होते हैं। और एंड पे तीसरा ये कॉलम होता है। ये तो हो जाता है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नॉर्मली तो हम सिर्फ डेबिट और क्रेडिट को लेके चल रहे होते हैं। लेकिन अगर 3 कॉलम भी आप बनाते हैं, तो आपकी वो टाइम टू टाइम आपको बैलेंस कर रहा होता है। लेकिन एक और होता है लेजर टी अकाउंट फॉर्मेट। ये सिर्फ पढ़ाने की हद तक होता है, समझाने की हद तक होता है, ये आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकली किसी बिजनेस में ये तरीकाकार अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे लिखा भी है, यूज्ड प्राइमरीली फॉर टीचिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ द कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। ये रिकॉर्ड याद रखें कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, अगर उसके दो या दो से ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, एक ही स्टेटमेंट लिखी, उसमें 2 से 3 ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो आपने उसको एनालाइज करना होता है, उसको बड़ा सादा अल्फाज में सादा करना होता है। और उसके बाद आपने फिर उसको ले आगे जनरल की तरफ लेके जाना होता है। ये जो फॉर्मेट है, जो 3 कॉलम्स है, और देखें इसमें एक डेबिट का है, एक क्रेडिट का है, और इन दोनों का जब बैलेंस आउट करेंगे, तो जो बैलेंस बनेगा उसको हम बैलेंस में लिख देते हैं।
और उसके बाद आता है टी अकाउंट। ये इस तरीके से कल हमने पढ़ा भी था। टी अकाउंट एक तो होता है उसका जो उसका हेड होता है, हेड ऑफ अकाउंट, और उसके बाद उसकी एक जो लेफ़्ट साइड होती है डेबिट होती है और राइट साइड क्रेडिट होती है। तो ये टी अकाउंट लेजर होता है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी ऑफन यूज दिस फॉर्मेट इन टीचिंग अकाउंटिंग इवन दो इट इज़ नो लॉन्गर यूज्ड इन प्रैक्टिस। जहाँ पे आप थक जाएं थोड़ी सी ब्रेक ले लेना, लेकिन ये सारे के सारे मेरे जो लेक्चर्स को आपने कैप्चर करना है माइंड में, बिल्कुल इसको बिठाना है, और ये बिल्कुल आपको बार बार याद तो एक दफ़ा हो जाना चाहिए। बाकी प्रैक्टिकल आप जब कर रहे होंगे या आप पेपर में बैठे होंगे तो यही चीज़ें आपके माइंड में आपको हेल्प आउट करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगी जो जहाँ पे आप प्रॉब्लम में कहीं फंस जाते हैं। द टी अकाउंट इंक्रीज टू द टी अकाउंट आर रिकॉर्डेड ऑन वन साइड। अब उसने ये लेफ़्ट साइड राइट साइड नहीं कहा, उसने कहा सिर्फ वन साइड, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास केस टू केस जो है अकाउंट की बेस पे हम अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो लेट्स सपोज वो क्रेडिट वाली साइड पे भी हम लिखते हैं और सम टाइम डेबिट वाली साइड पे लिखते हैं, तो इसलिए उसने वन साइड ऑफ द टी अकाउंट एंड डिक्रीजेज आर रिकॉर्डेड ऑन द अदर साइड। यहाँ पे भी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आगे मैं आपको फार्मूला एक दो ऐसे बताऊँगा कि आपको याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा कि डेबिट और क्रेडिट का केस कैसे होता है, कौन सा इंक्रीज़ होता है, कौन सा, जैसे हमने एसेट लायबिलिटीज़ एक्सपेंस रेवेन्यू और डिविडेंड का पढ़ा था, तो उसको मैं लिंक करूँगा ज़रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, तो आपको याद रखना उसमें आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी टी अकाउंट की द साइड विच इंक्रीजेज एंड द साइड विच डिक्रीजेज इज़ डिटर्मिन्ड बाय द टाइप ऑफ अकाउंट। यानी कि मेन चीज़ क्या होती है आपका जो होता है टाइप ऑफ अकाउंट से आप ये चीज़ सारी देख रहे होते हैं, इंक्रीज़ किस साइड पे होगी, डिक्रीज़ किस साइड पे होगी। तो इसलिए इंक्रीज़ और डिक्रीज़ सिर्फ ये याद रखें, एक साइड पे इंक्रीज़ लिखते हैं, एक साइड पे डिक्रीज़ लिखते हैं। सिर्फ देखना क्या होता है, हमने अकाउंट का नेम देखना होता है, किस चीज़ का हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर आगे वो फर्दर आपको बताता है। अच्छा जी, डेबिट और क्रेडिट जो है ये वर्ड है, इसको हम अकाउंटिंग में कैसे अप्लाई करते हैं, इसका वर्ब क्या है, इसका एडजेक्टिव के तौर पे कैसे यूज़ होता है, तो ये थोड़ा सा इस पर डेबिट और क्रेडिट जो बला बनी हुई है हमारे लिए, इसको हम जितना वही मैंने पहले आपको कहा था, जितनी कोई मुश्किल चीज़ हो जितना उसको बार बार आप रिपीट करते हैं तो वो आसान होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो है हम इस पर अगेन डेबिट एंड क्रेडिट पे भी मैं टाइम स्पेंड करता हूँ ताकि आप कि ये बेस अच्छे से चलती रहे। टूल यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, एक डेबिट लिखते हैं हम, ये जो है ये डेबिट और ये क्रेडिट। डेबिट रेफर्स डेबिट रेफर्स टू द लेफ़्ट एंड क्रेडिट टू द राइट साइड ऑफ द टी अकाउंट। टी अकाउंट का अब जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं, ये टी अकाउंट आपका है, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है, ये तो बात क्लियर है। अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का मामला होता है। अब यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को डेबिट और क्रेडिट के साथ आपने अटैच नहीं कर देना, डेबिट और क्रेडिट टी अकाउंट का सेम ही रहता है, लेकिन इंक्रीज़ हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं या डेबिट पे लिखते हैं, ये अलग से मामला होता है जो कि डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ अकाउंट से। तो इसलिए इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को डेबिट और क्रेडिट के साथ आपने अटैच नहीं कर देना, बल्कि अकाउंट के साथ वो लिखना है। अकाउंट के साथ वो अटैच होती है चीज़ कि डिक्रीज़ इंक्रीज़ कहाँ पे नोट करनी है, किस चीज़ का अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं। डेबिट एंड क्रेडिट आर न्यूट्रल टर्म्स एंड डू नॉट कन्वर्ट वैल्यू जजमेंट्स नाइदर इज़ गुड नॉर बैड। यानी कि इसका कोई इटसेल्फ कोई ख़ास एक नहीं है, ये एक न्यूट्रल चीज़ें हैं। आपने इनके साथ जो चीज़ें अटैच करनी होती हैं वो आपको मीनिंग देती हैं। डेबिट और क्रेडिट गुड और बैड ये कुछ भी नहीं है, बल्कि ये एक ट्रांजैक्शन के नेचर को डिटरमिन करने के लिए कि कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे अल्टीमेटली रिजल्ट आपके जब प्रोड्यूस होते हैं वो आपके लिए डेंजरस होते हैं। ये वर्ड जो है डेबिट और क्रेडिट आपके लिए बुरा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ें। अच्छा जी, वट आर, जो मैंने अभी आपसे पहले जिक्र किया है कि इसको हम ज़रा पढ़ते हैं वर्ब की पोजीशन में और एडजेक्टिव में। टूल यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, डेबिट और क्रेडिट से हम रिकॉर्ड करते हैं। आगे आता है डेबिट रेफर्स टू द लेफ़्ट एंड क्रेडिट टू द राइट साइड ऑफ द टी अकाउंट। अकाउंट का नेम होता है, फिर लेफ़्ट वाली साइड डेबिट, राइट साइड वाली क्रेडिट। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, टी अकाउंट का हमने नाम लिखा, डेबिट और क्रेडिट की जगह हमने लेफ़्ट और राइट साइड लिखी।
व्हाट आर डेबिट्स एंड क्रेडिट, वही सारी चीज़ें हैं, सिर्फ आपने डेबिट रेफर्स टू द लेफ्ट एंड क्रेडिट साइड राइट साइड। अब देखें लेफ्ट साइड पे हमने डेबिट साइड लिख दिया, राइट साइड पे क्रेडिट साइड लिख दिया। तो इसमें भी अब देखें सिर्फ याद रखने वाली ये बात है, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट को हम डेबिट साइड कहते हैं, राइट साइड को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। ये यूज्ड एज एडजेक्टिव है, जब हम एडजेक्टिव के तौर पे डेबिट साइड क्रेडिट साइड साथ यूज़ करते हैं। अब सेम इसी तरीके से जब वर्ब के तौर पे इसको यूज़ करते हैं तो सिंपली हम इसको लेफ़्ट को डेबिट, राइट को क्रेडिट, साइड नहीं लगाया तो ये क्या बन गया, हमारा वर्ब की पोजीशन इसने ले ली है। तो इसलिए इसमें सेम ही इसके मीनिंग रहते हैं। और चार्ज का मतलब भी यही होता है, डेबिट या क्रेडिट, अकाउंट के नेचर के हिसाब से। आगे है जी नेम्स ऑफ लेजर। लेजर के हम नाम कैसे रखते हैं? देर आर नो मैजिक, ठीक है, नो मैजिक नेम्स फॉर मैनी अकाउंट्स। हर एक का कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पक्का यही हमने नाम रखना है, कोई भी नाम हो सकता है। जैसे आइदर हीट एंड लाइट एंड पावर, ये इस तरीके से भी नाम लिख सकते हैं। यूटिलिटीज़ एक्सपेंस का अकाउंट हो सकता है, कुड बी यूज फॉर एन अकाउंट नेम, तो अकाउंट का नेम इनमें से यूज़ हो सकता है। इसके अलावा अदर अकाउंट नेम्स विच मस्ट इंक्लूड, ये होते हैं कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड अकाउंट पेबल्स, ये भी हमारे अकाउंट्स के नेम होते हैं। टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट्स, लेट अस सी हाउ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स अफेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब हमने देखना है कि अकाउंट, ये जो मेन चीज़ होती है, ये जो अकाउंट होता है, ये इसकी क्या नेचर होती है। इसकी नेचर हमें बताती है कि इंक्रीज़ हमने किस साइड पे लिखना होता है और डिक्रीज़ किस साइड पे लिखना होता है। टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट्स, अब ये देखें एसेट्स जो होते हैं हमारे, ये डेबिट नेचर के होते हैं। नेचर का मतलब ये होता है कि अगर लेट्स सपोज आपकी ट्रांजैक्शन अभी नहीं हुई, कोई फिनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है और आपके पास पिछला कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है, वो बैलेंस आपने किस साइड पे लिखना है, डेबिट साइड पे लिखना है या क्रेडिट साइड पे लिखना है। अगर डेबिट साइड पे लिखेंगे तो उस अकाउंट की नेचर डेबिट नेचर का होगा। अगर उसका बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस होता है लाइबिलिटी साइड यानी क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, राइट साइड पे लिखते हैं, तो वो क्रेडिट नेचर का होता है। यानी कि आप डेबिट साइड पे अगर ओपनिंग बैलेंस लिखें तो डेबिट नेचर का अकाउंट है, और क्रेडिट साइड पे लिखते हैं तो वो क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। और ये डिटरमिन करता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनीथिंग जो आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो है डेबिट नेचर का एक एसेट्स होते हैं, और इसके अलावा एक्सपेंस भी हमारे पास डेबिट नेचर के होते हैं। अगर इनका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आपके पास होगा तो आपने इसका डेबिट साइड पे लिखना होता है, ठीक है जी, इनका डेबिट साइड पे आपने लिखना होता है। अगर आपका जो लाइबिलिटीज़, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी और रेवेन्यूज़ भी जो होते हैं, अर्निंग जो होती हैं, वो किसको जाती हैं, क्रेडिटर्स को जा रही होती है ना, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। तो ये अगर इनका ओपनिंग बैलेंस होगा तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ये आपने यहाँ पे याद रखना है। एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट नेचर के हैं, लाइबिलिटीज स्टॉक होल्डर्स इक्विटी एंड रेवेन्यूज आर क्रेडिट इन नेचर। अगेन डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज अकाउंट बैलेंसेस। अगर ये पहली लाइन पे मैं यहाँ तक अभी तक मैंने पढ़ा है, इसको अगर आप नोट करें तो ये देखें, इन अगेन डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज अकाउंट बैलेंस। जो भी हमारे पास एक अकाउंट मेंटेन होता है, डेबिट से या तो उसका बैलेंस बढ़ता है या उसका कम होता है, ये आपने याद रखना है। डिटर्मिनिंग वेदर टू यूज़ ए डेबिट और क्रेडिट टू रिकॉर्ड एन इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड ऑन दी टाइप ऑफ अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट बात है कि टाइप ऑफ अकाउंट हमें बताती है कि उसके पास डेबिट उसको किस तरीके से इम्पेक्ट कर रहा है। उसके बाद है थर्ड नंबर पे द बैलेंस शीट इक्वेशन इज़ द बेसिस फॉर डिटर्मिनेशन। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये आपको फ्यूचर में बहुत गाइड करेगी कि जो बैलेंस शीट इक्वेशन है, यहाँ पे आपने जो कौन सा अकाउंट डेबिट होने से बढ़ता है, क्रेडिट होने से कम होता है, या क्रेडिट होने से बढ़ता है, या डेबिट होने से
कम होता है, तो ये आपको जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये गाइड करती है, ये आपका मामला जो है रिजॉल्व करती है आपकी अंडरस्टैंडिंग को। अच्छा, हमने इक्वेशन पढ़ी हुई थी कि जो आपके एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये आपने फार्मूला याद रखना है। ऑनर्स एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी, यानी कि आपके पास जो लेफ़्ट साइड में एसेट्स होते हैं, राइट साइड में आपके पास, ये बैलेंस शीट की आपको बता रहा हूँ, ये बैलेंस शीट आपकी बनती है इस तरीके से, ये आपके एसेट्स होते हैं, ये आपकी लाइबिलिटीज़ साइड होती है, और इसकी लाइबिलिटीज़ साइड पे हमने ये लिखना है और एसेट साइड पे हमने ए लिखा हुआ है। तो ये एक साइड एसेट की रिप्रेजेंट होती है और दूसरी साइड लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है। ये दी जाए असाइन ए टी अकाउंट टू ईच एलिमेंट ऑफ द बैलेंस शीट मॉडल, ये जो आपके पास बैलेंस शीट का एक मॉडल इक्वेशन की शक्ल में, इस सब के साथ आपने टी अकाउंट लगाए। टी अकाउंट आपने बनाया, एसेट वाली साइड है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एसेट के साथ टी अकाउंट है इसका, ये इसका टी अकाउंट है और ये इसका टी अकाउंट है। अब टी अकाउंट को आप गौर से देखें, अकाउंट का नेम होगा एसेट, अगले का अकाउंट नेम होगा लाइबिलिटीज़, शेयर होल्डर्स इक्विटी का होगा अकाउंट नेम जो है शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब देखें लेफ़्ट साइड पे सबके डेबिट है, राइट साइड पे सबके क्रेडिट है, तो यहाँ पे कोई भी अब तक मुश्किल बात नहीं है समझने के लिए। आगे चलते हैं, बैलेंस शीट मॉडल इसको हमने रिवाइज करना है। डेबिट्स एंड क्रेडिट्स अफेक्ट द बैलेंस शीट मॉडल एज फॉलोज। अब इनको कुछ इम्पैक्ट करेंगे, वो सिर्फ सिंपल ऊपर वाली आपने सिर्फ इसको आगे गौर करते जाएं। देखें ये बैलेंस शीट फिर रिविजिटेड है। अब देखें कि आपकी जो एसेट टाइप के नेचर होंगे, एसेट वाली साइड के आइटम होंगे बैलेंस शीट में, जो भी, ये याद रख लें, ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी बताने लगा हूँ, ये आपको याद हमेशा रखने में जो हेल्पफुल रहेगा कि आपकी जो बैलेंस शीट बनती है उसमें लेफ़्ट साइड एसेट है, राइट साइड लाइबिलिटीज़ है। जो एसेट साइड वाली बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जो भी अकाउंट बनेगा, जब वो इंक्रीज़ होगा तो हम डेबिट पे एंट्री करेंगे, जब वो डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट पे एंट्री करेंगे। यानी कि वो अकाउंट जो एसेट में, एसेट के अंडर एसेट वाली साइड पे बैलेंस शीट में हम शो करते हैं, उसका जब भी इंक्रीज़ होता है अकाउंट बिजनेस में, उसको हम डेबिट में पास करते हैं, और जब कम होता है तो क्रेडिट में उसकी एंट्री करते हैं। और बाकी रह गया हमारे पास लाइबिलिटीज़ और शेयर होल्डर इक्विटी। इस साइड पे जितने भी अकाउंट आएंगे, आपकी इक्विटी के होते हैं, डिविडेंड के होते हैं, जितने भी आएंगे, जब वो बढ़ते हैं तो उनको हम क्रेडिट वाली साइड पे, और जब वो कम होते हैं तो उनको हम डेबिट वाली साइड पे शो करते हैं। ये आपको याद रहा तो इंशाल्लाह आपको याद करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगी। अब सेम इस तरीके से देखें कि एसेट वाली सेम वही चीज़ जो हमने डिस्कस की थी, लाइबिलिटीज़ वाली। अच्छा, सिर्फ आप अगर एसेट वाली साइड भी याद कर लें, एसेट वाली साइड ये याद कर लें कि जब वो इंक्रीज़ होता है तो डेबिट और डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट, तो बाकी दूसरी जो लाइबिलिटी वाली साइड है वो इसके अपोजिट होती है, यानी कि इसके ये वाली दोनों अपोजिट हैं। अब देखें जो रेड कलर की लेफ़्ट राइट साइड पे हमने लिखा है, तो ये इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे आ गया, यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। देखें ये अकाउंट सारे हैं इनके टी अकाउंट में, एक साइड ये देखें कि अब यहाँ पे सिर्फ एक साइड पे राइट साइड पे है, ये भी लेफ़्ट है, ये भी लेफ़्ट है, दोनों इसके उलट हैं, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। आई थिंक अब आपको ये याद रहेगा। और आगे हम अगर थोड़ा सा डिफाइन करें, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जो है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जो होती है, जो वो दो, उसको हम ब्रेक डाउन करें तो दो उसके हिस्से बनते हैं, एक होता है कैपिटल स्टॉक, एक होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। कैपिटल स्टॉक क्या होता है? वो पैसा जो इन्होंने शेयर्स लेके, लेट्स सपोज एक बंदे ने 1000 के शेयर ख़रीदे हुए हैं और वो उसका 1000 इस बिज़नेस के अंदर है। और रिटेन्ड अर्निंग वो होती हैं जिस पे हक भी जो शेयर होल्डर्स का होता है, लेकिन प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो बिज़नेस अपने पास रिटेन कर लेती है, और ये दोनों मिलके शेयर होल्डर्स की इक्विटी बनते हैं। तो इसलिए शेयर होल्डर्स इक्विटी को हम जब ब्रेक डाउन करते हैं तो एक हिस्सा उसका कैपिटल स्टॉक होता है, दूसरा उसका हिस्सा रिटेन्ड अर्निंग्स होता है।
अब इसकी भी अगर आप बना लेते हैं, देयरफॉर द कैपिटल स्टॉक एंड रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट्स आर अफेक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर बाय, जब ये बढ़ेंगे, इंक्रीज हो, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड पे होते हैं, जब बढ़ेंगे तो क्रेडिट साइड पे, जब कम होंगे तो डेबिट साइड पे हम इनको नोट करेंगे। शेयर होल्डर्स इक्विटी सेम वही है। आल्सो बिकॉज रेवेन्यू आपको पता है, जब बिज़नेस का कुछ सेल्स होती हैं तो उसका फ़ायदा किसको होता है, वो जिन्होंने बिज़नेस बनाया हो, यानी कि शेयर होल्डर्स। तो इसलिए जब रेवेन्यूज़ बढ़ते हैं तो ये भी लाइबिलिटी साइड पे जाते हैं। तो लाइबिलिटी वाली साइड को हमने पहले भी पढ़ा है, जब ये इंक्रीज़ होते हैं तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड पे करते हैं, और जब डिक्रीज़ होते हैं तो डेबिट साइड पे करते हैं। ये रेवेन्यू के साथ हो गया। अब एक्सपेंस का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एसेट नेचर का होता है। जिस तरीके से हम एसेट पे इंक्रीज़ हो तो डेबिट साइड और डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। सेम एक्सपेंस और एसेट एंड एक्सपेंस आर सेम इन नेचर। ठीक है जी। एक्सपेंस, अच्छा, जो पहले हमने बात ये पहले पढ़ ली है, बस सिर्फ अभी रीड आउट करते हैं। ईच ऑफ द 5 अकाउंट टाइप्स आल्सो हैज़ ए नॉर्मल बैलेंस, यानी कि अभी उसकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई बल्कि ओपनिंग फिनेंशियल ईयर हुआ है, तो उसका जो बैलेंस होगा हमने उसको जो डेबिट नेचर का होगा उसको लेफ़्ट साइड पे, और जो क्रेडिट नेचर का होगा हम उसको क्रेडिट साइड पे यानी राइट साइड पे लिखते हैं। Each of the 5 account types has a normal balance side. It is always the side which is used to record increase in the account. इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं। The normal balances for, पढ़ते जाएं, The normal balances for each of the 5 types of accounts are as follows. अकाउंट का जो भी नाम होगा, डेबिट साइड है, एसेट, हाँ ये बड़ी अब इम्पॉर्टेंट है, की है आपके लिए, ये अकाउंट का नेम होगा। अब जो एसेट और एक्सपेंस होंगे उनको हम इंक्रीज़ जो होगा या उनका बैलेंस जब ओपन होगा तो ये हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। और जो लाइबिलिटी साइड होती है बैलेंस शीट के आइटम, लाइबिलिटी है, स्टॉक होल्डर इक्विटी है और रेवेन्यूज़ हैं, तो इनका अगर ओपनिंग बैलेंस होगा तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। आगे 3 अल्टरनेटिव अप्रोचेस फॉर लर्निंग डेबिट एंड क्रेडिट को याद रखने के लिए 3 तरीक़ेकार हैं। नंबर 1 जो है वो है टेक्स्ट बुक अप्रोच, आपको बताता हूँ ये क्या है। अल्टरनेट 2 है एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन, और तीसरे नंबर पे है ALORE, अलोर, एक्रोनिम है, यानी कि एक्रोनिम का मतलब ये होता है कि आपकी कोई लंबी चौड़ी एक हेडिंग है, उसके हर एक पहले लफ्ज़ को उठा के, लेटर को उठा के आप एक लफ्ज़ बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, तो वो जो वर्ड बनता है उसको एक्रोनिम कहते हैं। और हर वर्ड एक चीज़ को शो कर रहा होता है, जैसे ए है फॉर एसेट है, एल फॉर लाइबिलिटीज़, ओ फॉर ऑनर्स इक्विटी, आर फॉर रेवेन्यू और ई फॉर एक्सपेंसेस। तो इसको हम जब अलोर बनाते हैं तो ये इसको रीड आउट करते हैं तो ये इसको नाम दिया जाता है एक्रोनिम। आगे ज़रा पढ़ते हैं जैसे इसने एग्जांपल दिए। अप्रोच नंबर 1 है, यानी कि बुक के फॉर्मेट को आप याद रख लें, यानी कि बुक की 2 साइड्स होती हैं। एक पेज को अगर आप लेफ़्ट साइड को डेबिट समझें तो राइट साइड को क्रेडिट समझ लें। तो इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। दूसरे नंबर पे है कि आप जो आपकी बैलेंस शीट की इक्वेशन है, यानी कि एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस आर इक्वल टू लाइबिलिटीज़ शेयर होल्डर इक्विटी प्लस रेवेन्यू। 3 चीज़ें इधर हैं, 2 चीज़ें इधर हैं। एसेट साइड पे 2 चीज़ें हैं, यानी कि आप एसेट साइड को ब्रेक डाउन करें तो 2 में लिख सकते हैं, एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस। और जो लाइबिलिटीज़ है उसको जब ब्रेक डाउन करते हैं तो 3 में लिख सकते हैं, एक लाइबिलिटीज़, एक शेयर होल्डर इक्विटी, एक रिटेन्ड अर्निंग्स, और रेवेन्यूज़ भी आपको इसको कह सकते हैं, लेकिन रिटेन अर्निंग ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो सेम इनके फिर अकाउंट बन जाते हैं। और यहाँ पे भी उसने बड़ा मतलब आपकी आसानी के लिए देखें कि एसेट वाले होंगे तो प्लस है, अगर बैलेंस कुछ पड़ा है तो आपने उसको डेबिट साइड पे लिखना होता है। अगर यहाँ पे जो लाइबिलिटी के आइटम हो, अगर वो कुछ बैलेंस आपके पास होता है तो वो क्रेडिट साइड पे आप लिखते हैं। तो ये भी आप याद रख लेना। एक्रोनिम से है कि एसेट्स अगर बैलेंस आपके पास ओपनिंग में है तो प्लस होगा डेबिट साइड पे। इसी तरीके से एंड पे जो है ये एक्सपेंसेस और एसेट्स एक ही नेचर के हैं, तो ये जब ओपनिंग बैलेंस होगा तो डेबिट पे लिखेंगे, बाकी सबका अगर ओपनिंग बैलेंस है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, या जब इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। डेबिट्स एंड क्रेडिट्स क्वेश्चन 1 है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे साथ।
चलें जी, अपने माइंड थोड़े से फ्रेश करें और यहाँ पे आपने अपने ही पास आंसर देना है। देखते हैं कि आप आंसर ठीक दे पाते हैं या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड नॉर्मली बी एक्सपेक्टेड टू हैव ए डेबिट और लेफ़्ट साइड बैलेंस, कि ये जो 4 अकाउंट दिए गए हैं नॉर्मली इनका अगर ओपनिंग बैलेंस हो तो इसमें से कौन सा होगा जिसका डेबिट साइड पे बैलेंस होगा। आपको मैंने याद करवाया था कि डेबिट बैलेंस ओपनिंग में सिर्फ एसेट और एक्सपेंस का होता है। अब यहाँ पे सिर्फ आपने देखना है कि एसेट या एक्सपेंस यहाँ इन चारों में से कौन सा है। अकाउंट्स पेएबल एक लाइबिलिटी है, बिल्डिंग हमारा एसेट है, इंटरेस्ट रेवेन्यू जो है ये हमारी लाइबिलिटी है, कैपिटल स्टॉक हमारी लाइबिलिटी। तो इसलिए बिल्डिंग इज़ एन एसेट, अगर ये इसका ओपनिंग बैलेंस होगा तो डेबिट साइड पे होगा। ये देखें जी, इसका बिल्कुल वही आंसर है, बिल्डिंग। नॉर्मल आप यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं साथ में। इसके बाद है डेबिट्स एंड क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे फिर अपने माइंड को आपने यूज़ करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स, ये जो अकाउंट्स दिए गए हैं, वुड नॉर्मली बी एक्सपेक्टेड टू हैव ए क्रेडिट और राइट साइड बैलेंस, यानी कि हमारे पास लाइबिलिटी साइड का जो आइटम होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। अब इन चारों में से आपने क्रेडिट नेचर का अकाउंट देखना है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट नेचर का है, एसेट होता है। सैलरी एक्सपेंस डेबिट नेचर का है। सैलरी पेएबल क्रेडिट नेचर का है। लैंड एसेट है, डेबिट नेचर का। इसलिए हमारी सैलरी पेएबल जो है इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड, ठीक है वो है, इसका आंसर हो गया। इसके बाद है डेबिट्स एंड क्रेडिट सोल्यूशन 2, बिल्कुल वही है, उसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल है सारी। अच्छा, यहाँ पे फिर आपने थोड़ा सा अब इस स्टेप वाइज है कि आपके पास जब ट्रांजैक्शन होती है तो आपने रिकॉर्ड कहाँ पे करना होता है। तो ये इसको ज़रा ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ मूव करते जाते हैं। डेबिट्स एंड क्रेडिट्स एग्जांपल स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ द बैलेंस इन अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी कि ये एसेट नेचर का होता है अकाउंट्स रिसीवेबल, इज़ $750 डेबिट साइड बैलेंस, कि अगर आपके पास कोई अकाउंट रिसीवेबल का आपने अकाउंट बनाना है, जैसे अकाउंट रिसीवेबल का एक देखें, ये हेडिंग लिखी हुई है अकाउंट रिसीवेबल, इसका ओपनिंग बैलेंस था 750। आपको पता है एसेट और एक्सपेंस जो होते हैं इनका ओपनिंग बैलेंस हो तो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, इसलिए अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा तो आपने डेबिट साइड पे लिखना है। आगे है, इफ़ द बैलेंस इन अकाउंट्स रिसीवेबल एंड एसेट इज़ $750, फिर आगे फिर एंड पे ये स्टेटमेंट पढ़ें ज़रा कि व्हाट वुड वी डू टू इंक्रीज़ द अकाउंट बाय 200। अगर इसमें 200 का इंक्रीज़ हो जाता है तो फर्दर आप क्या स्टेप करेंगे। पहले तो आपके पास 750 का बैलेंस था, वो तो ठीक है, बैलेंस आपने लिख दिया आपकी डेबिट साइड पे। अब जब आपके पास 200 का इंक्रीज़ हुआ तो क्या करेंगे, तो ये आप करेंगे। यहाँ पे देखें 200 हमने लिख दिया, 750 पहले था, 200 और ऐड कर दिया, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा और कुछ भी इसमें इजाफी नहीं लिखा हुआ। आगे फिर स्टेटमेंट इसी में एडिशन आती है कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी है 750 का और उसके बाद 200 का इंक्रीज़ भी हो गया। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे है, व्हाट वुड वी डू टू डिक्रीज़ द अकाउंट बाई 350। अगर 350 का उसमें डिक्रीज़ हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। आपको पता है जो एसेट नेचर के जब डिक्रीज़ होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो सिंपली आपने उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखें इसमें चेंज हुई, पहले 750 ओपनिंग बैलेंस था, 200 ऐड हुआ, 350 जो है वो माइनस हुआ है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको बैलेंस आउट करना है। बैलेंस आउट कैसे करेंगे ये भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे इसका सोल्यूशन हो गया कि ये देखें 750 हमारे पास ओपनिंग था, इंक्रीज़ ये हो गया, टोटल हमारे पास कितना हो गया 950। अब 350 उसमें से माइनस करना है, 950 में से 350 माइनस किया तो हमारे पास 600 का बैलेंस बच जाता है, तो 600 आपने बैलेंस आउट इस तरीके से लिख देना है। ये आपका टी अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। इसको मुख्तलिफ़ तरीके से आप टी अकाउंट को क्लोज़ कर सकते हैं, आगे उसकी भी इलस्ट्रेशन मैंने बनाई थी। बैलेंसिंग द टी अकाउंट टू गेट द बैलेंस ऑफ द टी अकाउंट, सेम इस तरीके से
3 अल्टरनेटिव अप्रोचेज टू बैलेंसिंग दी टी अकाउंट को बैलेंस कैसे कर सकते हैं यूजिंग द एग्जांपल एट दी, जो हमने पिछले पेज पे पढ़ी है उसको हम अगर देखें तो आगे आएगी एग्जांपल। तो अब इसको यहाँ से इस तरीके से, अब पहले वाले को देखें, कैश फर्क किया, कैश की हमारे पास ट्रांजैक्शन है, ठीक है जी। यहाँ तक सिर्फ आप इस गोल दायरे में सिर्फ देखें कि आपके पास कैश आया 10,000, फिर आया 5,000, फिर आया आपके पास 1,000, तो टोटल कितना हो गया 10 और 5 15 और 16,000। अब उसमें से डिक्रीज़ हुए 600, उसमें डिक्रीज़ हुए 2,000, तो 2600 माइनस हुए। तो जितना आपने देखना है ये बैलेंस और ये बैलेंस, तो उसमें से जितना डिफरेंस होगा आपने ये लिख देना, तो ये आपका ट्रायल बैलेंस हो गया। इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 10,000 आया, 5,000 आया, 1,000 आया आपके पास टोटल, और यहाँ आप इसको सम अप कर लें, और ये जो आपके पास 600 माइनस हुआ, 2,000 माइनस हुआ, इसको भी माइनस कर लें। अब इस टोटल में से ये मिनिमम जो छोटी अमाउंट है इसको माइनस करेंगे, तो ये आपके पास बैलेंस 13,400 आ जाएगा। अब इन दोनों का फॉर्मेट अलग अलग से। अब इस तीसरे वाले दायरे को देखें, पहले 10,000 आया, 5,000 आया, 1,000 आया, इसके बाद 600 माइनस है, 2,000 माइनस है, तो जो बैलेंस है आपका आपने यहाँ पे लिख दिया। आपने सिर्फ लाइन नहीं लगाई, पहले वाले और आखिरी वाले में ये फ़र्क है कि आपने लाइन नहीं लगाई। इसमें क्या फ़र्क था, इसमें आपने सिर्फ ये किया था कि बैलेंस किया था यहाँ पे। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कैश अकाउंट हैज़ 3 एंट्रीज। कैश अकाउंट की है 3 एंट्रीज, ए डेबिट 1200 का है, एक क्रेडिट 300 का है, एंड एन अदर क्रेडिट 400 का है। व्हाट इज़ द बैलेंस इन द कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में बैलेंस कैसे करेंगे आप, ये आपके पास ट्रांजैक्शन है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। अब देखें कि आपके पास डेबिट साइड पे क्या है, 1200 है। 1200, अब टी अकाउंट अगर हम बनाएं तो 1200 इस साइड पे आ जाएंगे हमारे, और क्रेडिट कितना है हमारे पास 300 का, ठीक है जी। उसके बाद फिर क्रेडिट है 400 का। अब इनको अगर हम बैलेंस कर रहे हैं तो ये 3 और 4 700 है, और ये हमारे पास टोटल बैलेंस है 1200 का। इनको सम अप कर लिया, 1200 में 700 गया तो 500 यहाँ पे नीचे डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 500 जो डी आपका है ये करेक्ट आंसर होगा। देखें वो ये आपका डी करेक्ट आंसर है। इम्प्लीकेशंस ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, काफ़ी समटाइम ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं जिनको एनालाइज करना पड़ता है, और समटाइम तो बंदा इतना एनालाइज करना शुरू कर देता है कि ख़ुद को भूल जाता है कि गिर ना पड़े। तो आपने अपनी ये नेचर नहीं बनानी अभी, बल्कि आपने कंसेप्ट इतने अच्छे बिल्ड करने कि आपको इस सर की तरह इतना गौर से ना देखना पड़े। आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप इस पोजीशन से बच सकते हैं, वरना पेपर में यही हाल हो सकता है। डेबिट्स एंड क्रेडिट्स रीड आउट कर लेते हैं। डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन टू एन अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट का मतलब ये होता है कि अकाउंट के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, या तो इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। नीचे वाली स्टेटमेंट पढ़ें, इंटरप्रिटिंग द इम्प्लीकेशंस रिक्वायर्स एन एनालिसिस ऑफ द इंटायर जर्नल एंट्री। आपने जर्नल एंट्री को एनालाइज करना होता है, उस पर गौर करना होता है। इफ़ द कंपनी मेड, स्टेटमेंट पढ़ते हैं इम्प्लीकेशन 1 क्वेश्चन की। इफ़ द कंपनी मेड ए क्रेडिट एंट्री टू नोट्स पेएबल वुड द अकाउंट इंक्रीज और डिक्रीज। अब ये आपने कॉमन सेंस यूज़ करना है कि जो नोट्स पेएबल हैं उसमें इंक्रीज हुआ है। इफ़ द कंपनी मेड ए क्रेडिट एंट्री टू नोट्स पेएबल, नोट्स जो पेएबल हैं उनमें क्रेडिट एंट्री, व्हाट वुड बी द अकाउंट, डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा। आपको पता है जब लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे एंट्री करते हैं तो वो इंक्रीज़ होता है। तो आंसर है नोट्स पेएबल वुड इंक्रीज़, क्योंकि अपने क्रेडिट साइड पे जो लाइबिलिटी नेचर के आइटम होते हैं वो क्रेडिट साइड पे लिखने से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नोट्स पेएबल इज़ द अकाउंट वेयर वी रिकॉर्ड लॉन्ग टर्म बारोइंग्स। व्हाट event would cause us to record an increase in our long term borrowings। जब हम लॉन्ग टर्म बारोइंग्स इंक्रीज़ करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, तो आपने सेम जो है क्रेडिट साइड पे एंट्री करनी होती है।
नोट्स पेबल इज, अच्छा ठीक है, आंसर इसका देखें, सच एन इंक्रीज वुड इम्प्लाई दैट द कंपनी बारोड मनी, यानी कि आपके उसकी क्रेडिट साइड पे एंट्री लिखने का मतलब ये है कि आपने और बारोइंग्स की हैं बिजनेस में। इम्प्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 3 है, गौर करें इस पे, इफ़ द कंपनी बारोड मनी विच अकाउंट वुड आल्सो बी अफेक्टेड एंड इन व्हाट वे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है काबिल गौर है कि आपने एक जब कुछ एंट्री पास होती है, डबल एंट्री होती है, तो आपकी क्रेडिट, ये तो है क्रेडिट साइड, ये है डेबिट साइड। वो कह रहा है कि आपने बारोइंग्स ली हैं कुछ, कितनी अमाउंट की, जितनी भी अमाउंट की हैं आपने क्रेडिट साइड पे लिखी है कि आपने लॉन्ग टर्म बारोइंग्स ली हैं। इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, आप ज़रा गौर करें जी। जब बारोइंग्स करते हैं, अकाउंट्स पेएबल आपके इंक्रीज़ होते हैं, तो ज़ाहिर बात है किसी वजह से होते हैं, आप कैश लेते हैं, और कैश जब लेते हैं तो वो डेबिट साइड पे बढ़ता है। आंसर इसका सिर्फ देख लें, देयर वुड आल्सो बी एन इक्वल साइज इंक्रीज इन कैश अकाउंट, कैश अकाउंट भी उससे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे फिर आपने थोड़ा सा गौर करना है। सपोज इंस्टेड ऑफ एन इंक्रीज टू कैश यू फाइंड एन इंक्रीज टू लैंड अकाउंट, हाउ डू यू इंटरप्रेट द इंक्रीज इन नोट्स पेएबल। वो कहता है इस क्वेश्चन में कि आपके पास एक तो नोट्स पेएबल इंक्रीज, नोट्स पेएबल आए हैं, दूसरी साइड पे आपकी लैंड आई है, ठीक है, लैंड। तो आप इससे क्या मतलब लेते हैं, इसका साफ सीधा मतलब बनता है कि आपने लैंड परचेज की है लेकिन ऑन क्रेडिट परचेज किया है, यानी कि ऑन अकाउंट परचेज की है। तो द कंपनी acquired लैंड एंड गेव नोट दैट promised टू पे फॉर द लैंड इन द फ्यूचर, यानी कि उधार पे ज़मीन खरीदी है। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, इनिशियली ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल। पहला स्टेप होता है हमारा कि जो ही आपकी ट्रांजैक्शन होती है सबसे पहले आप उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। उसके बाद क्या कहते हैं, इनिशियली ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल, ईच ट्रांजैक्शन ऑलवेज अफेक्ट्स दी एट लीस्ट 2 डिफरेंट अकाउंट्स, यानी कि एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो 2 अकाउंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं कम अज़ कम, एक कैश का हो सकता है, एक एसेट का हो सकता है, एक रेवेन्यू और लाइबिलिटीज़ का हो सकता है, इस तरीके से। वन अकाउंट हैज़ ए डेबिट बैलेंस, डेबिट इफेक्ट, एंड द अदर हैज़ क्रेडिट इफेक्ट। और इसमें कहता है दिस methodology was named डबल एंट्री अकाउंटिंग बाय होम। ये डबल एंट्री सिस्टम जिसको हम कहते हैं डबल एंट्री पास होती है, तो ये किसने नाम दिया था, इसको पिसियोली ने, ये मिस्टर पिसियोली, इसने जनरल एंट्री का कंसेप्ट दिया था, डबल एंट्री सिस्टम, पिसियोली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पहले आपसे कह रहा था कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो ये उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिसियोली, इसका नाम याद रख लें। अच्छा, जर्नल का पेज इस तरीके से होता है, इस तरीके से आपने एंट्रियाँ पास करनी होती हैं। यहाँ पे आपका डेट वाइज जो आपकी डेट होती है, उस डेट को आपने वो ट्रांजैक्शन लिखनी होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन कैश आया कैश गया जैसे भी है। उसके बाद है ये पोस्टिंग के रेफरेंस नंबर जो है, उसके अलावा डेबिट की जितनी अमाउंट है, क्रेडिट की जितनी अमाउंट है, ये आपने सारे खाने फिल करने होते हैं। और ये भी अक्सर पेपर में आता है कि जर्नल के कितने कालम होते हैं, 1 2 3 4 5 कालम होते हैं जर्नल के। जर्नल एंट्रीज एग्जांपल 1, यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाना हम सीखेंगे। ऑन जनवरी 1 19 कुछ भी था, कॉल्डवेल कंपनी बारोड 10,000 फ्रॉम द बैंक। कॉल्डवेल कंपनी एक है जिसने $10,000 किसी बैंक से लोन लिया। प्रिपेयर द अप्रोप्रिएट जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। अब इस ट्रांजैक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये देख लें। जर्नल एंट्रीज सॉल्यूशन 1 के 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, किस तरीके से, कैश इज़ इंक्रीज बाई 10,000, आपके पास एक तो कैश आया, फिर उसके बदले में आपके अकाउंट्स पेएबल इंक्रीज हुए, तो एंट्रियाँ आपकी 2 डबल एंट्री सिस्टम में, एक डेबिट हो जाएगी, एक क्रेडिट हो जाएगी। टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, कैश इज़ इंक्रीज बाई $10,000, नोट्स पेएबल इज़ इंक्रीज बाई $10,000। ये आपके जर्नल का कॉलम्स होंगे, आपने फिल अप कैसे करने हैं ये देख लें। जनवरी 1 को, ये देखें, जनवरी डेट लिखी, उसके बाद कैश आया, और कैश का पोस्ट रेफरेंस नंबर है, यानी कि इसका एक अकाउंट नंबर है जो एसेट्स का 100 से स्टार्ट होता है,
और इसकी अमाउंट कितनी थी, 10,000। एसेट जब डेबिट होता है तो इंक्रीज़ होता है तो डेबिट में लिखते हैं। जब नोट्स पेबल आगे दूसरा इसका इम्पैक्ट जो है, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो आपने रिकॉर्ड कर दिया, टू रिकॉर्ड, ये स्टेटमेंट आपने पास करनी होती है, टू रिकॉर्ड लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से आपने कुछ लोन लिए तो उसको आपने रिकॉर्ड किया। तो इस तरीके से आपने जनरल एंट्री पास करनी होती है, इसको गौर से देख लें। आगे देख लें, टिपिकली अकाउंट्स आर नंबर्ड, यानी कि जो आपके पास अकाउंट होते हैं, एसेट लाइबिलिटीज़ और ये सारे जितने भी होते हैं, इनको एक नंबर दिया गया होता है। आर यूज्ड एज रेफरेंसेस फॉर पोस्टिंग टू द जनरल लेजर। जब जनरल लेजर में हम पोस्ट कर रहे होते हैं तो उसको पोस्टिंग का एक रेफरेंस लिखना होता है। मोर ऑन अकाउंट नंबर विल कम लेटर, ठीक है जी। आगे जनवरी की 15 आ गई और ईयर जो भी था, कार्डवेल कंपनी परचेज ए ट्रक। यहाँ पे एक ट्रक परचेज किया है फॉर 19,500 का कैश पे। तो प्रिपेयर द अप्रोप्रिएट जनरल एंट्री, आपने जनरल एंट्री पास करनी है फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन। अब आपने ये एक ट्रक ख़रीदा है और इसके बदले में आपने 19,500 कैश दिया है। तो आप इसकी ट्रांजैक्शन कैसे पास करेंगे? भले वीडियो को यहाँ पे पास करें और आप सोचें, माइंड को यूज़ करें कि आप एंट्री कैसे पास करेंगे। आगे इसका मैं फिर आंसर भी देने वाला हूँ। इसका आंसर होगा, ट्रक इज़ इंक्रीज्ड बाई 19,500, कैश इज़ डिक्रीज बाई 19,500। अब देखें, ट्रक भी एसेट है और कैश भी एसेट था। जब एक ही साइड इम्पैक्ट हो रही हो तो इसको कंट्रा अकाउंट कहते हैं और इसका बैलेंस शीट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ये देखें जी, ट्रक, डेट हमने लिखी, उसके बाद ट्रक का ये जो पोस्ट रेफरेंस नंबर था और उसके बाद कैश का पोस्ट रेफरेंस नंबर था। एक एसेट हमारे पास बड़ा है, जो ट्रक है वो बड़ा है तो उसको हमने डेबिट में लिखा। एक एसेट कम हुआ है तो जो कम हुआ है उसको हमने क्रेडिट में लिख दिया। टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ ट्रक। उसके बाद है ऑन जनवरी 20, अब 20 आगे जनवरी, कार्डवेल कंपनी पेज द $400 इलेक्ट्रिक बिल फॉर जनवरी, प्रिपेयर द अप्रोप्रिएट जनरल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन। अब इन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है तो उसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी? अब ये भी आप सोच लें, आगे इसका आंसर आएगा। एक जो पॉइंट आपको दे देता हूँ कि एक्सपेंस हमारा बड़ा है और कैश कम हुआ है, दोनों एसेट नेचर के हैं, डेबिट नेचर के। जनरल एंट्री, यूटिलिटी एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड बाई 400, कैश इज डिक्रीज बाई 400। अब इसकी जनरल एंट्री हम कैसे पास करेंगे? ये आपका जनरल है और यहाँ पे आपने इसको रिकॉर्ड करना है। यूटिलिटी बिल एक्सपेंस जो है उसका पोस्ट का रेफरेंस नंबर लिखा है और 400, जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट में लिखते हैं, जब एसेट कम होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो सेम डेबिट और क्रेडिट की डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से हमने इसको पूरा रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा जी, मोर अबाउट द जनरल लेजर, इट इज़ ए कम्प्लीट कलेक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट ऑफ ए कंपनी। एक जो लेजर होते हैं ये कंपनी की पूरी हिस्ट्री बता रहे होते हैं, जो अकाउंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं सारे लेजर। अकाउंट्स आर इंडिविजुअली नंबर, हर अकाउंट का एक नंबर दिया जाता है फॉर इजी रेफरेंस के लिए। इट इज़ यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग द स्पेसिफिक अकाउंट। किसी एक स्पेसिफिक अकाउंट को, ये जो स्पेसिफिक अकाउंट के साथ जितनी होती हैं लेजर में सारी की सारी इकट्ठी करते हैं तो उसका हम समरी अकाउंट बैलेंस करते हैं। तो अब देखें कि एक कम्युलेटिव रनिंग बैलेंस इज़ मेंटेन व्हेन यूजिंग 3 कॉलम। 3 कॉलम जब आप करते हैं तो कम्युलेटिव आप टाइम टू टाइम एडजस्ट कर रहे हैं। ये भी इसकी एग्जांपल भी दूंगा। कैटेगरीज ऑफ जनरल लेजर अकाउंट्स, द 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स फॉल इनटू वन ऑफ 2 कैटेगरीज। या तो रियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आपके अकाउंट होते हैं जो 5 मेन हैं उनमें से कुछ होते हैं रियल अकाउंट, कुछ होते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब यहाँ पे आपको ये याद रखने के लिए बता दूँ कि जो अकाउंट बैलेंस शीट में शो होते हैं, बैलेंस शीट में, उनको हम रियल अकाउंट कहते हैं और जो इनकम स्टेटमेंट में नोट होते हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, क्योंकि वो आगे नहीं चलते, वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए उनको नॉमिनल यानी कि बराए नाम, नामी अकाउंट। ज़रा रियल अकाउंट के बारे में पढ़ भी लेते हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स एसेट्स, इसमें एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़, स्टॉक होल्डर, इक्विटी, बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट अकाउंट्स, यानी कि इसमें बैलेंस शीट के अकाउंट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे इसमें होते हैं। ठीक है जी।
और अकाउंट्स आर परमानेंट, ये जो रियल अकाउंट होते हैं ये परमानेंट इन नेचर होते हैं। उसके बाद अकाउंट बैलेंसेज आर कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम वन फिजिकल ईयर टू द नेक्स्ट, एक साल से दूसरे साल की तरफ आगे मूव करते हैं ये। नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है। नॉमिनल अकाउंट्स इंक्लूड रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस, यानी कि जो इनकम स्टेटमेंट में हम लिखते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स आर टेम्प्रेरी, जबकि परमानेंट या रियल अकाउंट्स जो थे वो परमानेंट थे। नॉमिनल अकाउंट्स बैलेंसेज आर क्लोज टू आउट टू जीरो एट द एंड ऑफ फिजिकल ईयर, किसी भी फिजिकल ईयर पे जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उनको जीरो पे लेके चले जाते हैं, उनका कोई बैलेंस अगले साल में नहीं जाता। अच्छा जी, जो नंबर होते हैं उनको कैसे लगाए जाते हैं, कोई भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने अकाउंट्स को कैसे नंबर अलॉट करती है, ये डिपेंड करता है उसके अपनी पॉलिसी पे। लेकिन एक एग्जांपल थे, द लिस्टिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड देयर अकाउंट नंबर इज़ कॉल्ड द चार्ट ऑफ अकाउंट। हर कंपनी के एक अपना चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, जिस तरीके से उसका नेचर ऑफ बिजनेस वो अपने अकाउंट मेंटेन करता है। अब यहाँ पे उसने, यहाँ पे ऊपर डिटेल आप पढ़ लें। एसेट्स के जो हैं 100 से लेके 199, यानी कि जो एसेट्स की कैटेगरी होगी, अगर कैश है तो उसको 100 नंबर दे देंगे, और अकाउंट रिसीवेबल है 101 दे देंगे। इस तरीके से लेके चलते चलते 199 तक एसेट वाली सीरीज़ होगी। और लाइबिलिटी की साइड जो है ये 200 से स्टार्ट होके 299 तक जाएगी। इक्विटी के जो भी हेड आएंगे 300 से 399 तक जाएंगे। रेवेन्यूज़ के 400 से 499 तक जाएंगे। एक्सपेंसेस के 500 से 599 तक चले जाएंगे। ये जनरल एंट्री अगर पास हुई है तो फिर इसको पोस्ट कैसे करेंगे जनरल लेजर में, ये देखें। अब ये ऊपर जनरल एंट्री पास हुई थी और ये जनरल एंट्री पास हुई है, और इसको हमने उठा के अब लेजर में लेके आना है। लेट्स सपोज के ओपनिंग बैलेंस, ये कैश का, ये देखें, ये जो है ये कैश का हम लेजर बना रहे हैं, उसका नाम लिख दिया अकाउंट नेम कैश, और उसका अकाउंट का नंबर क्या था 100, और उसका ओपनिंग बैलेंस आपको पता है कि एसेट या जो एक्सपेंस होता है उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट नेचर का होता है, इसलिए इसका ज़ीरो बैलेंस था। तो अब उसके अगर कोई इसमें इंक्रीज़ होता है तो फिर हम उसको कैसे पोस्ट करेंगे, ये देखें, इसका ये नंबर आ गया है, ये इसका नंबर है पोस्ट रेफरेंस नंबर, और ज़ीरो इसका बैलेंस था। अब ये 1000 जो है कैश हमारे पास आया, तो इसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है ये देखते हैं। ये ज़ीरो बैलेंस ओपनिंग था, और ये 10,000 जनवरी 1 को हमारे पास रिसीव हुआ, तो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब देखें कि कोई भी इसमें से क्रेडिट नहीं हुआ, तो हमने इसको बैलेंस ज़ीरो और 10,000 को ऐड किया, तो 10,000 हमारे पास आया, इसलिए हमने बैलेंस वाली फिगर में इसको लिख दिया। और इस तरीके से अगर नोट्स पेएबल का अकाउंट आप बनाते हैं, सेम जिस तरीके से कैश का बनाया नोट्स पेएबल, इसका जो भी अकाउंट नंबर है, और अब ये जो इसकी जनरल एंट्री पास हुई, और इसका ओपनिंग बैलेंस भी ज़ीरो है, और यहाँ पे अब इसका हम जो है ये जब इंक्रीज़ हुआ है, नोट्स पेएबल इंक्रीज़ हुए, तो इसको हमने 10,000 क्रेडिट साइड पे लिख दिया, और इसका भी बैलेंस हम एडजस्ट करके 10,000 बैलेंस लिख देंगे लेजर में। ये देखें, इसका टोटल बैलेंस 10,000 हो गया। अब एक ट्रक परचेज़ हुआ है और कैश गया है, तो ये इसकी जनरल एंट्री पास हुई है, हम इसको लेजर में कैसे लेके जाएंगे, ये देखें। ट्रक ये 9500 का है, और ये एंट्री पास हुई है, और देखें जो ट्रक का कैश का अकाउंट जब है, यहाँ पे हमारे पास कैश का ये बैलेंस था पहले अकाउंट नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास कैश हमने कुछ पे भी किया है, देखें पहले हमारे पास बैलेंस क्या था, ओपनिंग बैलेंस ज़ीरो था और 10,000 हमारे पास आया था। अब हमने ऊपर ट्रक की पेमेंट के लिए 9500 यूज़ कर दिए, तो अब हमारा लेजर क्या बताएगा, ये देखते हैं। ये ज़ीरो ओपनिंग बैलेंस 10,000 का हमें, ज़ीरो ओपनिंग बैलेंस 10,000 हमें रिसीव हुआ था, 9500 ट्रक की जब पेमेंट की तो हमारे पास बैलेंस कितना बच जाएगा, ये आगे जाके बैलेंस हुआ होगा। ये देखें 10,000 टोटल था हमारे पास, 9500 उसमें से पे कर दिया, एंड पे हमारे पास बैलेंस में 500 बच गया। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, यूज्ड टू पीरियडिकली टेस्ट वेदर दी जनरल लेजर इज़ इन बैलेंस। जितने भी आपके लेजर बनते हैं आप उनको उठा के ट्रायल बैलेंस की तरफ लेके जाते हैं, और ट्रायल बैलेंस से हमें पता चलता है कि वो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लें, ये अक्सर आता भी है। यूज टू पीरियडिकली टेस्ट वेदर दी जनरल लेजर इज़
इन बैलेंस के जनरल लेजर जो हैं उनको बैलेंस करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, लेजर को, ट्रायल बैलेंस को, जनरल को, ये क्वेश्चन आता है। तो लेजर की करेक्टनेस चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ये आपने जहन में बिठा लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर कंफ्यूज करने वाला है। और आई एम श्योर कि आपको भी पेपर आने तक ये भूल जाओगे अगर आपने रिवाइज ना किया तो। कंसिस्ट ऑफ लिस्टिंग ऑफ ईच अकाउंट विद इट्स बैलेंस एज ऑफ स्पेसिफिक डेट, यानी कि ट्रायल बैलेंस को हम किस लिए यूज़ करते हैं कि स्पेसिफिक डेट पे इसका कितना बैलेंस था। अब ये एक एग्जांपल दी गई कि ट्रायल बैलेंस आप जब बनाते हैं तो किस तरीके से शो आता है। अब यहाँ पे देखें कि कैश का जितना बैलेंस है डेबिट वाली साइड पे लिखा है, कैश रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट नेचर का डेबिट के नीचे लिखा है, इक्विपमेंट जो है ये भी एसेट नेचर का है डेबिट साइड पे लिखा है, अकाउंट पेएबल है लाइबिलिटी नेचर का है तो हमने इसको क्रेडिट नेचर के भी लिखा, जिससे हमने देखा था ना कि नेचर ऑफ अकाउंट के हिसाब से उसका बैलेंस हम लिखते हैं। अब जिसका जो बैलेंस होगा, जो उसकी नेचर होगी उसके हिसाब से, जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी वाली साइड पे आते हैं उनको हम क्रेडिट वाली साइड पे लिखेंगे, और क्रेडिट नेचर का बैलेंस होगा इसलिए उनको क्रेडिट के नीचे लिखते जाएंगे, और जो बैलेंस शीट की एसेट वाली साइड पे आते हैं उनका जो बैलेंस हमारे पास अगर आता है तो हम उनको डेबिट के नीचे लिखते जाएंगे। ये सारे का सारा ट्रायल बैलेंस जो बनता है ये लेजर्स को समरी बना के बनता है। देखें, और इनका ये भी है कि जो ट्रायल बैलेंस आपका बनता है ये दोनों साइडों पे आपके डेबिट और क्रेडिट इक्वल बैलेंस होता है, इसलिए हमें पता चल जाता है कि आपके जो लेजर्स थे वो ठीक ठीक बने थे, और यहाँ से हम उठा के फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, और यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग साइकिल ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे हम आज अपने क्वेश्चन को ख़त्म कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रोसीजर जो उसके थे तकरीबन हमने कवर कर लिए हैं। अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बता देना। इसके बाद हम पेंशन रूल स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी आप इनको ग्रिप कर लें ताकि हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करें तो आप पीछे से कंफ्यूज ना हो। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।